हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 है और ये बिहार एस्टेट पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 के लिए है। ये बिहार एस्टेट पेपर 2 के लिए है। वैसे ये जो है यूपी टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ, DEET+B, KVS, NBS, LT ग्रेड सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ये पीजीटी का है। बिहार एस्टेट उच्च माध्यमिक वर्ग का है। ये बिहार एस्टेट उच्च माध्यमिक वर्ग, ठीक है, उच्च माध्यमिक वर्ग यानी कि पीजीटी, ठीक है, पीजीटी, ठीक। और ये हिंदी का है, कक्षा 11 और 12 के लिए है ये। तो ये प्रैक्टिस सेट हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीजीटी का है, ये पीजीटी का जो है पेपर होने ही वाला है, बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं इनमें। तो प्रैक्टिस हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इसमें आपको पेपर जैसा हूबहू ये 100 प्रश्न 150 का प्रश्न होता है ना, जिसमें 100 प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट से पूछा जाता है और 100 प्रश्न में विभिन्न गद्य विधाएँ, कहानियाँ, जितने भी, मतलब कहने का मतलब पूरा जो सिलेबस है उनको इसमें सम्मिलित किया गया है और सभी जो है सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट हूबहू पेपर जैसा ही है। प्रैक्टिस सेट ये 1 है, हम सभी देखते हैं इसमें। इसका जो पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट 1 का जो पहला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो मेरी जीवन यात्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन डी है बलभद्र दीक्षित पढ़ीस, ठीक है। तो देहाती दुनिया इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देहाती दुनिया के रचनाकार पूछा गया है, तो देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। पूछा जा रहा है विधा कौन सी है ना। गेहूं और गुलाब, ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं और गुलाब ये क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो इसे उपन्यास है नहीं, है ना, नाटक है नहीं, कहानी है नहीं, क्या है? संस्मरण है। संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। किसकी है ये? जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की है। इसके अलावा जो है लाल तारा, इसके अलावा हम और देख लेते हैं। लाल तारा, है ना, लाल तारा, माटी की मूर्तें जो कि बहुत ही फेमस है, माटी की मूर्तें, ठीक है, मील के पत्थर आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये इसमें गेहूं और गुलाब जो है ये क्या है? संस्मरण है। किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि संस्मरण इसमें किसी में नहीं है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है शरद चंद्र, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र। किसकी जीवनी पर आधारित है आवारा मसीहा? तो जो है शरद चंद्र की। राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए है आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी है कटराबू आरजू, ऑप्शन सी है राग दरबारी, ऑप्शन डी है आदमी का जहर। पूछा जा रहा है श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल की रचना सी है राग दरबारी। राइट आंसर हो जाएगा सी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ठीक है। विश्रामपुर का संत आदमी का जहर, सारा आकाश, सारा आकाश जो है राजेंद्र यादव का है, ठीक है। और विश्रामपुर का संत आदमी का जहर इनकी अन्य कृतियां हैं। किसकी? श्रीलाल शुक्ल की। तो राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है।
ठीक है। अगला देखते हैं, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। तो क्या प्रश्न में पूछा है, धर्मयुग पत्रिका, यानी कि इससे ये पता चलता है कि पत्रिकाओं को भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 5 प्रश्न बनते हैं पत्रिकाओं से, ठीक है। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी जो संपादक थे, प्रश्न संख्या 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती। अगर नहीं याद है मान लीजिए तो भी आप ध्यान दे सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम, जैसे धर्म युग और धर्मवीर, ठीक है, धर्मयुग धर्मवीर भारती, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और इनके जैसे धर्मवीर भारती के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठंडा लोहा इनके ग्रंथ हैं, कानुप्रिया है, ठंडा लोहा है, कानुप्रिया है, और सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा है। और अंधा युग है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंधा युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 7 गीत वर्ष देशांतर, ठीक है। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हो गई। धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती का है। प्रश्न संख्या 7 है, गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है शिवप्रसाद सिंह, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। गली आगे मूर्ति है, गली आगे मूर्ति है रचना है, और इसके लेखक बताना है तो कौन है, शिवप्रसाद सिंह है, और राइट आंसर बी हो जाएगा शिवप्रसाद सिंह। गली आगे मूर्ति है, राइट आंसर शिवप्रसाद सिंह हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। एक बूंद सहसा उछली, ये जो रचना है किस विधा की रचना है, एक बूंद सहसा उछली। प्रश्न संख्या 8, ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी है डायरी, ऑप्शन सी है रिपोर्टाज, ऑप्शन डी है यात्रावृत्ति। तो ये है जो है यात्रावृत्ति है, एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्त है, ठीक है। और ये जो है किसकी है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल आदि, बहता पानी निर्मल, अरे यायावर रहेगा याद, किसका है ये, अज्ञेय जी का है, किसका है, अज्ञेय जी का है, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो तार सप्तक के संपादक हैं। 4 तार सप्तक है, चारों तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनके जितने भी रचनाएं हैं सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं, शिकार साहित्य के। ऑप्शन ए है जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 9 का है। दूसरा अगला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं श्री राम शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका देखते हैं, तो श्री राम शर्मा है, कौन है, श्री राम शर्मा है। अब प्रश्न देख लेते हैं, जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा। और हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक, तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है, श्री राम शर्मा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा, कभी भी प्रश्न को देखेंगे तो उसे अच्छे से समझेंगे। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी है लक्ष्मीकांत नामक सिंह ने नामवर, ठीक है, नामवर सिंह, ऑप्शन बी है लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी है विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो प्रश्न संख्या 10 है, इसका राइट आंसर है रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। ये राम विकास नहीं है बल्कि क्या है, राम विलास है, राम विलास है, राम विलास है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, विकास हो गया है, ठीक है, क्षमा चाहूँगी इसके लिए। ये रामविलास शर्मा हैं जो कि बहुत ही चर्चित हैं, इन्हें सभी जानते हैं इन्हें। ये मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाए तो ये आलोचनात्मक कृति है, और किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना जो कि बहुत चर्चित है, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये सभी इनकी क्या है, आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है। अब भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। अब प्रश्न क्या है हमारा, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि हैं इन चारों में से कौन है। तो आत्महत्या के विरुद्ध ये है जो है रघुवीर सहाय का है। किसका है, रघुवीर सहाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा रघुवीर सहाय सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा रघुवीर सहाय हो जाएगा। ये गे जी द्वारा संपादित दूसरे सार्थक में है। दूसरे रघुवीर सहाय जो है दूसरे से, इनकी प्रसिद्ध रचना है सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है। और लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए, ये सब रघुवीर सहाय की कृतियां हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारु चंद्रलेख उपन्यास है और इसके उपन्यासकार पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार कौन है, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 13 है। और बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्रवा अनामदास का पोथा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्रवा अनामदास का पोथा, इतना याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तार सप्तक यानी कि जो सबसे पहले लिखा गया था, है ना, शामिल नहीं है। प्रभाकर माछुए, नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो आ मुने गिरा प्रभा, आ मुने गिरा प्रभा, जो कि एक ट्रिक के हिसाब से एक सूत्र बनाया गया है, उस सूत्र के हिसाब से हम सभी ने पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट भी की है। आप चाहे तो उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। हाँ, बता दें आप सभी को कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई खंडों में विभाजित किया गया है, जैसा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। तो इन सब से संबंधित प्रैक्टिस सेट हम सभी कर चुके हैं पिछली क्लासेज में। तो आप चाहे तो इनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं, तो उसमें अभी ये पिछली क्लास में ही ये कराया गया था, तार सप्तक से संबंधित पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो ये क्वेश्चन देखते ही याद आ गया, तो मैं सोची कि मैं बता देती हूँ। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो दिनकर जी नहीं है। कौन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। बाकी प्रभाकर माछुए, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी क्या है, शामिल हैं। दिनकर जी शामिल नहीं है। दिनकर जी से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 14 है। आधा गांव के लेखक हैं। आधा गांव, ऑप्शन ए है मेहरुन्निसा परवेज, ऑप्शन बी है शानी, ऑप्शन सी है राही मासूम रजा, ऑप्शन डी है असगर वजाहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आधा गांव किसका है, राही मासूम रजा का है। प्रश्न संख्या जो है 14 है। प्रश्न संख्या 14, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, आधा गांव राही मासूम रजा का है। ठीक है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक, ठीक है, आंचलिक उपन्यास है। और इनकी अन्य कृतियां हैं, जैसे टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75 जो कि बहुत फेमस है, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है रेखा चित्र, ऑप्शन सी है संस्मरण, ऑप्शन डी है ललित निबंध। निषाद बांसुरी, प्रश्न संख्या 15, ये कैसा है, ललित निबंध है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। निषाद बांसुरी जो है ललित निबंध है। निषाद बांसुरी जो है कैसा है ललित निबंध है। ठीक है। कुबेरनाथ राय निबंध में प्रमुख निबंधकार है। प्रमुख ललित निबंधकार कौन है, कुबेरनाथ राय। इनके प्रमुख निबंधों में प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी, ठीक है, प्रिया नीलकंठी हो गया। और रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग और महाकवि की तर्जनी तथा पर्ण मुकुट सम्मिलित हैं। इनकी रचनाएं हैं। किसकी, कुबेरनाथ राय की। किसकी, कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? प्रेमचंद्र, ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है राही मासूम रजा, ऑप्शन डी है जैनेन्द्र। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो कौन है? जैनेन्द्र है। कौन है? जैनेन्द्र है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनका प्रमुख उपन्यास है आधा गांव। प्रेमचंद्र एवं जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं। ये जो प्रेमचंद्र हैं और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों क्या हैं? सामाजिक उपन्यासकार हैं। ठीक है। जैनेन्द्र कुमार जो है मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 16 अगला देखते हैं। 16 का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, कनुप्रिया के लेखक हैं। ऑप्शन ए है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी है वीरेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया, प्रश्न संख्या 17, कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कृति है। कनुप्रिया है ना। अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर, ये सब किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है देवपगा, ऑप्शन सी है सुरसरी, ऑप्शन डी है सरिता। तो जो है प्रश्न संख्या 18 है, देखिए सरिता, तरनी, अपगा, तटनी, सरी और तरंगवती, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। सरिता क्या हो गया? नदी की पर्यायवाची है। गंगा का, जाह्नवी गंगा का है, सुरसरी, देवपगा, ये तीनों क्या है? गंगा की पर्यायवाची हैं। बाकी सरिता जो है किसकी है? नदी की पर्यायवाची है। जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, ये सभी गंगा की पर्यायवाची हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक, देखिए काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्नों की चर्चा इसमें की गई है। कहने का मतलब जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं हिंदी विषय में, जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, सभी को ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट बनाई गई है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन है अलंकार, ऑप्शन बी है रस, ऑप्शन सी है नाट्य, ऑप्शन डी है ध्वनि। तो ध्वन्यालोक है ना। प्रश्न संख्या 19 का डी, ध्वन्यालोक जो है ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि, है ना। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो ये बहुत फेमस, बहुत चर्चित अलंकार है। बचपन से ही इसको सब लोगों ने क्या किया है? रट लिया है। कनक, एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है। और सोने को खाने से, धतूरे को खाने से क्या होती है? मादकता बढ़ जाती है। और सोना पा जाने से भी व्यक्ति जो है क्या होता है? पागल हो जाता है, घमंडी हो जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और टेढ़ी मेढ़ी रास्ते के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी है चंडी प्रसाद हृदयेश। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या क्या है? 21 है। तो प्रश्न संख्या 21 का क्या? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा, है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है प्रेमवदा, ऑप्शन बी है स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी है उदय प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाल गोमरा का स्कूटर, प्रश्न संख्या 22 है, ये है उदय प्रकाश की है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए है बोधिसत्व, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है उदय प्रकाश, ऑप्शन डी है अरुण कमल, ऑप्शन डी है अरुण कमल। प्रश्न संख्या 23 है। नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। किसकी है? अरुण कमल की रचना है। नए इलाके में ये काव्य कृति अरुण कमल की है। ठीक है। नए इलाके में अरुण कमल की है। प्रश्न संख्या 24 है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? कहने का मतलब भाषा से संबंधित प्रश्नों को भी लिया गया है ना। ऊपर अभी अलंकार काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न लिया गया था। तो इस प्रकार से देखते हैं। राज्य की संघ भाषा,
राज संघ की राजभाषा, क्षमा चाहूँगी। उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी है। सी है पत्राचार की भाषा, डी है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। तो प्रश्न संख्या क्या है? 24 है। प्रश्न संख्या 24 का जो है ये राइट आंसर ही हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं किसमें? 351 में। संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये जो है अभी भाषा साहित्य से प्रश्न आया था, अब ये जो है ग्रामर से प्रश्न आ गया। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 का देखते हैं। पूजनीय, इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? एक मिनट। प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, एक बार और देख लेते हैं क्या है प्रश्न। शुद्ध पूछा गया है। प्रश्न संख्या जो है 25 है। प्रश्न संख्या 25, इसमें जो है शुद्ध शब्द का चयन करना है। जो शब्द शुद्ध है उनको देखना है। ठीक है, अब देखते हैं जो शब्द शुद्ध हैं। शुद्ध शब्द हैं उन्हें देखते हैं। पूजनीय ऑप्शन ए है जो कि गलत है ना। उज्ज्वल सी है। परिपार्श्विक और डी है ज्योत्सना। डी क्या है? ज्योत्सना। तो इस दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है, देखिए उज्ज्वल जो है, देखिए पूजनीय लिखा जाता है। क्या हो जाता है? पूजनीय। ठीक है, इस तरह से ये सही होगा और ये गलत लिखा गया है जो बुक में है। ठीक है, ये जो है पूजनीय जो है ये गलत है। उज्ज्वल भी गलत है। उज्ज्वल इस तरह से दोनों जा आधा रहेगा, उज्ज्वल लिखा जाएगा। ठीक है, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, और ये परिपार्श्विक, ये सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक, स्वार्थ का विलोम होगा। ऑप्शन ए परमार्थ, ऑप्शन बी है निस्वार्थ, ऑप्शन सी है परोपकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या है 26। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ। स्वार्थ का परमार्थ किधर है? राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वार्थ का परमार्थ। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? बहुत फेमस है। संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसकी है? ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है दिनकर। तो ये रचना किसकी है? दिनकर की है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो 28 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलूस, प्रतिपदकर्ता, है ना। ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। कौन? जुलूस। ठीक है, और जो मोहन राकेश का उपन्यास है इन्हें भी देख लेते हैं। मोहन राकेश के प्रसिद्ध उपन्यास अंधेरी बंद, कमरे में ना आने वाला कल, अंतराल। ठीक है, ये मोहन राकेश का है। कमलेश्वर का भी देख लेते हैं क्योंकि ये सब चर्चित है, अगर इनका ना है तो इनका पूछा जा सकता है। तो कमलेश्वर का देख लेते हैं। इनका जो है दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ये कमलेश्वर की है। काली आंधी, तीसरा आदमी। ठीक है, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ जल। ठीक है, और जुलूस जो है वो रेणु का है। जुलूस रेणु का है। और बलचनमा है ना, ये नागार्जुन का है। आगे देखते हैं। धुलाई वाली किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 29 है धुलाई वाली। ऑप्शन है कहानी, ऑप्शन बी है रेखाचित्र, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी है संस्मरण। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 का है धुलाई वाली। तो बंग महिला राजेंद्र बाला की है। ये क्या है? धुलाई वाली कहानी है। धुलाई वाली क्या है? ये कहानी है। और ये किसकी है ये भी जान लेते हैं। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की है। इस कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। धुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की है, कहानी है। ठीक, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है कमल नयन में कौन सा समास है? देखिए समास से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, इसका मतलब समास भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में भी है। देखते हैं कमल नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। ऑप्शन सी है द्वंद्व समास। तो प्रश्न संख्या क्या है? 30 है। कमल नयन में क्या है? बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास है तो तुरंत बहुब्रीहि समास में कमल के समान नेत्र हैं जिसके अर्थात कृष्ण, है ना। कमल के समान नेत्र हैं जिसके,
ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। यद्यपि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, लेकिन इसमें कर्मधारय समास ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन कर्मधारय विकल्प में नहीं है, इसलिए हम क्या मारेंगे, बहुब्रीहि मारेंगे। ठीक है। द्विगु समास जिसका पहला शब्द संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास जिसका प्रथम पद अव्ययी होता है, अव्यय होता है। ठीक है। और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, माता और पिता। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये जो है इसका है ऑप्शन ए है काम से जी चुराना, ऑप्शन बी है मन लगाकर काम करना, ऑप्शन सी है बुरा सोचना, ऑप्शन डी है असंभव कार्य। ऑप्शन डी है असंभव कार्य। तो ना नौ मन तेल जो आएगा जो है और न राधा नाचेगी। ठीक है। प्रश्न संख्या क्या है, 31 है। इसका अर्थ होगा असंभव कार्य। इसका अर्थ क्या होगा, असंभव कार्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बकरी नाटक के रचयिता हैं, ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी है हबीब तनवीर, ऑप्शन डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बकरी किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, पूछा गया है नागार्जुन का कौन सा उपन्यास नहीं है। बलचन्मा, ऑप्शन ए रत्नाथ की चाची, ऑप्शन सी वरुण के बेटे, ऑप्शन डी परती परिकथा। ये जो है ये सभी है, ये सभी जो है नागार्जुन के हैं, और बल्कि ये परती परिकथा नहीं है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 33 है। परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु का है। किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो प्रश्न संख्या 34 है। भूल गलती कविता के कवि हैं, ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी है त्रिलोचन, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 34 है। भूल गलती किसकी है, मुक्तिबोध की रचना है। भूल गलती किसकी, मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता मुक्तिबोध ने की थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध की है, विपात्र तथा सतह से उठता आदमी, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्तियों को चुनिए। अंधे की लकड़ी, ऑप्शन बी 9 2 11 होना, ऑप्शन सी गले पड़ना, ऑप्शन डी अधजल गगरी छलकत जाए। आपको इसमें लोकोक्ति को चुनना है। प्रश्न संख्या है 35, है ना। प्रश्न संख्या 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है, लोकोक्ति है। ये क्या है, लोकोक्ति है। मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से ना जुड़ा रहता है ना। 9 2 11 हो जाना, जैसे 9 2 11 हो जाना क्या है, मुहावरा है। और जबकि लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता। देखो अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है, ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ प्रश्न संख्या 36 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। ध्यान देंगे, द्विगु समास संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास अव्यय पहला पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास है ना कोई अन्य पद प्रधान होता है, इनमें से कोई नहीं। हानि और लाभ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, हानि और लाभ। ठीक है। तो और द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। समास, इस समास में 2 पद होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व इसमें है नहीं और पूछा गया कौन सा समास है, तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37 है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन है बेचन शर्मा युग, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। तो बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा प्रश्न संख्या जो है 37 है, बुद्धू का कांटा। अब देखते हैं गुलेरी जी की जो है 3 कहानियां हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन, उसने कहा था सुखमय जीवन, उसने कहा था, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू का कांटा, ये जो है गुलेरी जी का है। बुद्धू का कांटा चंद्र शर्मा गुलेरी। एक सेकंड, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन उसने कहा था। गुलेरी की अन्य कहानियां हैं, उसने कहा था सुखमय जीवन, उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, 1915 में है, 1915 में है।
सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये जो है किसका है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, ब्रज भाषा है, ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, राइट आंसर बी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि बहुत स्पीड में अगर प्रश्नों को ज़्यादा करना चाहेंगे तो और क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और कौरवी है ब्रज भाषा में, जैसे कौरवी खड़ी बोली है, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, है ना। ब्रज भाषा बुंदेली, हरियाणवी, बांगुर कहते हैं और कन्नौजी। ठीक है, और पूर्वी हिंदी की है ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी है। ठीक, ये पूर्वी हिंदी है। और बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं मैम भोज, मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी की मैम भोज, मैम भोज, मगही, मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली कुमाऊनी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली कुमाऊनी और नेपाली बोलियां आती हैं। इस तरह से हम लोगों ने इतना समझा। प्रश्न संख्या 39 है, 39 है, अनंत अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अन प्लस अंत, ऑप्शन बी है अन प्लस अंत, हलंत भी ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन सी है आ प्लस नंत, ऑप्शन डी है अनम प्लस ता। ठीक है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 39 है, तो यह व्यंजन संधि है, यह क्या है, व्यंजन संधि है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अन प्लस अंत होगा, हलंत भी लगा रहेगा, अन प्लस अंत, ये क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो रूपांतर होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास पूछा गया। प्रेमचंद्र के जितने भी उपन्यास हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। ऑप्शन है सेवा सदन, ऑप्शन बी है निर्मला, ऑप्शन सी है प्रेमाश्रय, ऑप्शन डी है गोदान। प्रश्न संख्या 40 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदान हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ इनके चर्चा कर लेती हूँ। प्रेमचंद्र का प्रथम पौड़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन है, जो 1918 में है। 1918 में जो सेवा सदन है, ये प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है। और अंतिम जो है क्या है, गोदान है। अंतिम जो है गोदान है। और वरदान 1902, प्रतिज्ञा 1906, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गोदान क्या है, 1936 में है। गोदान 1936 में, और यही क्या है, अंतिम उपन्यास है। गोदान 1936 और यह अंतिम उपन्यास है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, ऑप्शन बी है राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन सी है राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन डी है राम रोटी खा लिया है। आप चाहे तो ये शुद्ध और वशुद्ध अशुद्ध वाक्य या शुद्ध वाक्यों को हमने पढ़ाया है, इसकी एक अलग से क्लास ली है और वो डीपली क्लास है। और वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से मैंने पढ़ाया है, बहुत विधिवत, बहुत सरल शब्दों में मैंने पढ़ाया है। आप चाहें तो उस क्लास को जो है प्रियंका हिंदी एकेडमी के नाम से सर्च करके उस क्लास को आप देख सकते हैं, है ना। वाक्यों का शुद्धिकरण हमने पढ़ाया है, और जहाँ तक है आप उसे एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और उसी से जहाँ तक है सारे जो है उदाहरण आपको मिल जाएंगे परीक्षा में भी। तो इसमें देखते हैं, इसको शुद्ध करते हैं। राम रोटी खाया है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है राम ने रोटी खाया है, ऑप्शन सी है राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन डी है राम रोटी खा लिया है। प्रश्न संख्या है 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। तो दोहा का विपरीत छंद क्या होता है, दोहा का विपरीत छंद तो होता है सोठा, परंतु इसमें ऑप्शन में सोठा है नहीं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रोड़ा, ऑप्शन बी है छप्पे, ऑप्शन सी है चौपाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोरठा है। दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक है,
दोहे का ठीक उल्टा सोरठा होता है। दोहे के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दोहे के विषम चरणों में विषम चरण का मतलब जानते हैं? विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा ये विषम है, और दूसरा और चौथा ये क्या है? ये चौथा ये क्या है? सम है, ठीक है। और सम में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और इसी का जो है विपरीत हो जाता है सोरठा में। आगे देखते हैं, चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। और रोला के प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं ये भी देख ही लेते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और छप्पे में 6 चरण होते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन ए है नरेश मेहता, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 43। तो दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में, दिनकर को उर्वशी के लिए कब मिला था? 1972 में। नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन इसमें क्या है? नागार्जुन है। ऑप्शन नागार्जुन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पूछा गया है, इसमें नहीं मिला है ना। तो नरेश मेहता, निर्मल वर्मा और दिनकर, है ना, ये नागार्जुन को नहीं मिला, राइट आंसर सी हो जाएगा। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी जो है कैसा शब्द है? ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। तो प्रश्न संख्या 44। बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशज, यानी कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये विदेशज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी है लेखक और पुस्तकों को जो है इसमें मिलाना है। देखिए, शेखर एक जीवनी द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हरिवंशराय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, अज्ञेय जी। और अगला देखते हैं, अब इसमें देखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या जो है ये कौन सी प्रश्न है? प्रश्न संख्या है 45। प्रश्न संख्या क्या है? 45 है। तो 45 का जो है प्रश्न संख्या 45 है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक का 3 हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखते हैं कौन किसका है। शेखर एक जीवनी, ये किसकी है? अज्ञेय की रचना है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय की रचना है, ठीक है। अशोक के फूल, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है बच्चन जी की है, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या जो है 46 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सन्यासी है, ऑप्शन डी है संन्यास। तो इसमें से लिखना, शुद्ध शब्द को देखना है, तो ये संन्यास सही है। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। संन्यास इस तरह से लिखे, संन्यास, ठीक है। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या है। अभी आपको बताया गया था कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल ऑप्शन ए है स्त्री उत्पीड़न, ऑप्शन बी है दलित समस्या, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी है सांप्रदायिकता। प्रश्न संख्या जो है 48 है। प्रश्न संख्या 48 है। ये जो है प्रश्न संख्या 48 काला जल नामक उपन्यास के लेखक जो है सानी है, ठीक है। और ये सांप्रदायिकता से संबंधित है। काला जल शानी है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? शानी। और ये किससे संबंधित है? सांप्रदायिकता से, ठीक। अब है प्रश्न संख्या 49 है। मगध कविता संग्रह के रचयिता है। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। और मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं
प्रश्न संख्या 49। तो इसके रचयिता श्रीकांत वर्मा है। आपसे क्षमा चाहती हूँ मैं कि ये जो कहीं कहीं ये टिक लगा हुआ है, मैंने मिटाने का प्रयास किया है, लेकिन ये टिक जो है मिटा नहीं, और ये पहले से पढ़ी हुई पुस्तक है, इसलिए जो है केवल इसी क्लास में ऐसा है कि जो दो तीन जगह जो है पहले से टिक लगे हुए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी और प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मगध किसका है? श्रीकांत वर्मा का कविता संग्रह है। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, बी है दूसरी परंपरा की खोज, सी है छायावाद, डी है भाषा और समाज। डी है भाषा और समाज। तो इसमें जो है रामविलास शर्मा पूछा गया है, तो इस ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भाषा और समाज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की किसने की? ऑप्शन ए है प्रेमगन, ऑप्शन बी है भारतेंदु ने, ऑप्शन सी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ऑप्शन डी है अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रश्न संख्या 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। ब्राह्मण के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्रिका है, इसके संपादक हैं। पत्रिकाएं आप सभी को पढ़नी है, उनमें से 5 प्रश्न आना आवश्यक है। बाल मुकुंद गुप्त ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है। यह मासिक पत्रिका है, यह कानपुर से प्रकाशन इसका होता था। और बालकृष्ण भट्ट के संपादन हिंदी प्रदीप, और बालकृष्ण भट्ट का क्या है? हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप है। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्रिका है। आगे देखते हैं, भारतीय युग की केंद्रीय विधा है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। उस समय नाटक बहुत लिखे जाते थे। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नाचिकेत उपाख्यान के लेखक हैं, ऑप्शन ए है सदल मिश्र, ऑप्शन बी है इंसान लखा, ऑप्शन सी है लल्लू लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नाचिकेत उपाख्यान बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये जो है ऑप्शन ए सदल मिश्र की है। किसकी है? सदल मिश्र की है। नाचिकेत उपाख्यान के लेखक सदल मिश्र, जो बिहार के निवासी हैं, है ना, और बिहार के निवासी हैं, तो इनका जो है आना बहुत ही जरूरी है, बिहार के पेपर में पूछ लिया जा सकता है। उन्होंने 1960 में नाचिकेत उपाख्यान की रचना की, जिसमें किसकी कथा है? चंद्रावती की कथा है, चंद्रावती की कथा है। ठीक है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर और इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है। और जो लल्लू लाल हैं, लल्लू लाल ने क्या लिखा है? प्रेम सागर लिखा है। ये तीनों रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। कोशिश यही है कि जो 100 प्रश्न हैं आपके, और 100 प्रश्न एक ही प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न करा दिए जाएं, कोशिश यही है। प्रश्न संख्या 55 है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए है श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी है किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 55, नूतन ब्रह्मचारी ये किसकी है? बालकृष्ण भट्ट है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। और नूतन ब्रह्मचारी, इसके अलावा एक अजान सौ सुजान, ठीक है, नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। और श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, बाल मुकुंद का कामिनी तथा किशोरीलाल गोस्वामी का लवंगलता कुसुम कुमारी त्रिवेणी, ये किशोरीलाल गोस्वामी का है, लवंगलता और कुसुम कुमारी त्रिवेणी। ठीक है। अगला देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है। थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि और भी अभी क्वेश्चन बहुत बचे हुए हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है सीताराम दास, ऑप्शन बी है लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी है प्रताप नारायण मिश्र, है ना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी है राजा लक्ष्मण सिंह ने, ऑप्शन सी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन डी है गिरधर दास ने। तो प्रश्न संख्या जो है 57 है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी जैसी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने इस कवि के बारे में यह टिप्पणी लिखी। मतलब किस कवि के बारे में? ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है ठाकुर, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 का है, सी। क्या है? सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी कि घनानंद। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि शुक्ल जी का ये कथन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी जैसी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। ये जो है शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कही है ये सारी बातें। प्रश्न संख्या 59 है, 59 है। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। ऑप्शन है कृष्ण भक्ति धारा में, ऑप्शन बी है प्रेम मार्गी धारा में, ऑप्शन सी है भारतीय युगीन धारा में, ऑप्शन डी है रीति काव्य धारा में। प्रश्न संख्या जो है 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए। कई चिंतन और कलाधाराओं का योगदान मिलता है तो कृष्ण भक्ति धारा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है। ध्रुव चरित्र के रचयिता है। ऑप्शन ए है रसखान, ऑप्शन बी है स्वामी हरदास, ऑप्शन सी है नरोत्तम दास, ऑप्शन डी है भिखारी दास। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर है सी। राइट आंसर सी, नरोत्तम। ध्रुव चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं। ऑप्शन ए है प्रकृति पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी है प्रेम चित्रण, ऑप्शन सी है कथा गीत प्रयोग, ऑप्शन डी है ब्रजभाषा में रचना। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर डी, ब्रजभाषा में रचना ये नहीं है। बाकी प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग ये सभी स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, बल्कि जो नहीं पूछा गया है तो ब्रजभाषा में रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 62 है। सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी है एक शब्द, ऑप्शन सूची 2 है, सेकंड है अर्थ। जलज, जो जल में उत्पन्न होता है तो ये कमल हो जाएगा, है ना। ज माने जन्म लेने वाला और जल माने जल में, तो जल में कौन जन्म लेता है? कमल लेता है। जलद का मतलब होता है बादल होता है, जलधि, जलधि हो गया। और एक और देखते हैं, हो सकता है एक और हो, नहीं, और फिर वही जो ऑप्शन बचता है वही हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 62 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। ये हाँ, तीसरे का तीसरा भी बताया ही गया। अब प्रश्न संख्या 63। गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता है। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, है ना, ये 12 रचनाएं, 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये प्रश्न संख्या 63 है, तुलसीदास की रचनाएं हैं। किसकी हैं? तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। 12 का नाम ले लेती हूँ। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्बर रामायण, रामलला, नहचू, बैराग्य संदीपनी, रामाग्य प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, है ना, जिसमें वली वली लगा है ये सभी क्या है? ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका क्या है? ब्रजभाषा में है। ठीक है, इतना ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 64 है। ऑप्शन है घास, ऑप्शन बी है आय, ऑप्शन सी है व्यय, ऑप्शन डी है नहर। प्रश्न संख्या 64 है। तो व्यय पुल्लिंग शब्द है, शेष सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। व्यय, व्यय किया जाता है ना। घास काटी जाती है, आय की जाती है, नहर निकाली जाती है, व्यय क्या है? व्यय किया जाता है। इस तरह से हम शब्दों को समझ सकते हैं कि क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है। मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक है। मध्यकालीन बोधा के का स्वरूप के लेखक हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या राइट आंसर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोधा का स्वरूप ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। सूची का सूची बी से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सूची 1, सूची बी। कृति है और उसके लेखक हैं। 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसकी है? दासे दंडी। 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की रचना है। इस तरह से हम लोग मिलान कर लेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं। ये प्रश्न संख्या जो है 66 है ना। प्रश्न संख्या 66 का देखते हैं। 10 कुमार चरितम लेखक किसकी है? ये दंडी की है। 10 कुमार चरितम, हाँ पूरा नहीं लाया था। 10 कुमार चरितम जो है दंडी की रचना होगी, जो कि 13 उच्छ्वासों में विभक्त है, ठीक है। और नैषध चरितम जो है ये श्रीहर्ष का है। नैषध चरितम किसका है? श्रीहर्ष का है। 22 रागों में विभक्त है। ये किसमें है? 22 रागों में विभक्त है। और ये जो है दंडी की है जो है 13 उच्छ्वासों में विभक्त है। ये 13 उच्छ्वास में विभक्त है, ठीक है। और उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति है, एक ही बचते हैं, इनको भवभूत लगा देते हैं। इस तरह से हमारा ये सही हो गया। अब देख लेते हैं हम कि जो है 10 कुमार चरितम एक का जो है 3, एक का 3 किस में है? एक का 3 2 में है ना। एक का 3 किस में है? 2 में है।
इस तरह से मिला लेते हैं हम लोग। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है ठाकुर, ऑप्शन बी घनंद, ऑप्शन सी है द्विजदेव, ऑप्शन डी है मतीराम। 67 है, 67 नंबर का जो प्रश्न है इसका देखते हैं। इस पंक्ति की रचना मुक्ति काव्यधारा ठाकुर ने की है। किसने की है? ठाकुर ने की है। किसने? ठाकुर ने। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है, ठाकुर जी के। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत से प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए ग्रेशन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 68 है, ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। ये जो है 2 बार कर दिया गया है ना। ऑप्शन सी है 1898, 1798। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, है ना। तो दोनों एक ही है, तो राइट आंसर ए या बी दोनों हो जाएगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लीजिए। 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। ठीक है, मतलब 1800 ईस्वी में ही हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, 1800 ईस्वी में, कलकत्ता में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1800 ईस्वी में। आगे देखते हैं, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि शराफा को स्वीकार किया है। इनके अलावा नगेंद्र भी शराफा को प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो है 70 है, 70 का जो राइट आंसर है शराफा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद जो है पुष्पदंत को मानते हैं। पुष्पदंत को कौन मानता है हिंदी का प्रथम कवि? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, गुलेरी जी जो है राजा मुंज को मानते हैं। राजा मुंज को मानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अइहें खेलन होली, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन बी है मतीराम, ऑप्शन सी है पद्माकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर का प्रश्न है, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा, पद्माकर की है। नैन नचाए कहा मुस्काए लला फिर अइहें खेलन होली, ये किसकी है? पद्माकर की है। 71 का सी हो जाएगा। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है। और पद्माकर द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कलि पचीसी, प्रताप सिंह बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली, स्फुट प्रमुख छंद है। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है राहुल शंकर, ऑप्शन डी है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल को वीरकाल कहा है। ठीक है, वीरगाथा काल। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है रामप्रसाद निरंजनी। ऑप्शन देख लेते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल ऑप्शन है, ऑप्शन बी है रमाशंकर शुक्ल वाजपेयी, ऑप्शन सी है रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है, प्रमुख रचना है ये रामप्रसाद निरंजनी की है। राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। 1741 ईस्वी की रचना है, 1741 ईस्वी की रचना है, रामप्रसाद निरंजनी द्वारा है। इस रचना में खड़ी बोली गद्य में परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली गद्य, गद्य ध्यान देंगे, खड़ी बोली गद्य 1741 ईस्वी की रचना है। अब 74 प्रश्न देखते हैं। नहुस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर, ऑप्शन ए उर्फ गिरधर दास, ऑप्शन बी है ब्रजरत्न दास, ऑप्शन सी है सीताराम दास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नहुस नाटक है। प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 गोपाल चंद्र गिरधर दास। आगे देखते हैं, सीताराम दास नहुस नाटक के रचनाकार हैं। ये बहुत चर्चित है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। 74 नंबर का सीताराम दास ये जो है दिया गया है, बट मैं इसे आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास, इसका मैं बताऊंगी आप सभी को। आप प्रश्न संख्या 75 देखते हैं।
हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी है किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है रामचंद्र वर्मा। हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी हैं। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी है। राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी हैं। जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र हैं। देखिए, अगर आ गया हिंदी शब्दानुशासन तो किशोरीदास वाजपेयी, अगर हिंदी कट गया केवल शब्दानुशासन हो गया तो हेमचंद्र हो जाएंगे, हेमचंद्र हो जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान देंगे, हेमचंद्र हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 76 है। बरबे नायिका भेद के रचनाकार है। ऑप्शन है केशवदास, ऑप्शन बी है भिखारीदास, सी है रहीमदास, डी है बिहारीदास। तो बरबे नायिका भेद ये जो है रहीम की रचना है। किसकी है? रहीमदास की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा है, अभी बताया गया था कि जिसमें जिसमें वली लगी हैं और विनय पत्रिका को लेकर के ये सभी क्या है? ब्रज भाषा में है। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन है केशवदास, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है भूषण, ऑप्शन डी है बिहारी। तो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 78 है। प्रश्न संख्या क्या है? 78 है। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रीति सिद्ध बिहारी जी हैं। क्या है? बिहारी। बिहारी जी ने क्या लिखा है? इनकी एक ही मात्र रचना है, वो क्या है? बिहारी सत्सई, जिससे बहुत ही फेमस और प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई। ठीक है, और 79 नंबर का प्रश्न है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है कवि के रूप में, ऑप्शन बी है आलोचक के रूप में, ऑप्शन सी है भाषाविद के रूप में, ऑप्शन डी है कोशाकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा तो ये जो है कोशाकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है? कोशाकार के रूप में। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 80 का ए हो जाएगा, ब्रजभाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ब्रजभाषा से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? ऑप्शन है हरिगौद, ऑप्शन बी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। ये प्रश्न संख्या 81 है और 81 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। डी, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। अब्दुल रहमान पाउंचर्यु किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है स्वयंभू, ऑप्शन डी है चंद्र बरदाई, है ना, चंद्र बरदाई। तो पाउंचर्यु किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 22 है। कुछ ही प्रश्न बचे हैं, इन्हें भी कर लेते हैं। पाउंचर्यु किसकी रचना है? ठीक है, तो पाउंचर्यु प्रश्न संख्या 82 है। पाउंचर्यु किसकी है? स्वयंभू 8वीं शताब्दी की अपभ्रंश की रचना है ये। पाउंचर्यु किसकी है? स्वयंभू की रचना है। पाउंचर्यु स्वयंभू की रचना है। ठीक है, विद्यापति की कीर्तिलता कीर्तिपता का। ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा में रची है? कवितावली पूछा गया है। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है बुंदेली। प्रश्न संख्या 83 है। कवितावली क्या है? मुक्तक रचना है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा में। अभी आपको बताया गया था कि कवितावली, गीतावली, दोहावली जो वली जिसमें लगा है वो ब्रजभाषा में, और इसके साथ विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा में है। तो देखिए कवितावली है ना, तो ब्रजभाषा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, ऑप्शन है, ऑप्शन बी है प्रेमी के रूप में, ऑप्शन सी है सखा के रूप में, ऑप्शन डी है प्रेमिका के रूप में। प्रश्न संख्या 84 है। प्रश्न संख्या 84 है। ठीक है, किसके रूप में देखा गया है? तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी की बात हो रही है, प्रेमिका के रूप में देखा गया है। जैसे जायसी की पद्मावत में पद्मावती आराध्य, वैसे रत्नसेन आराधक है। रत्नसेन क्या है? आराधक है। प्रश्न संख्या जो है 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन है मिश्र बंधु देखिए 3 भाई हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश हो गए, श्याम हो गए, सुखदेव हो गए, कृष्ण बिहारी नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। GSS इस तरह से याद कर सकते हैं, या गणेश, श्याम, सुखदेव इस तरह से याद कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 86 है। पूछा गया तार सप्तक का नहीं है। तार सप्तक 1943, 43, 51, 59, 79 चार तार सप्तक हैं। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक में कौन नहीं है? चारों तार सप्तक याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कौन दूसरे तार सप्तक में है, कौन तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है, है ना। और प्रश्न संख्या है 86। तो शमशेर बहादुर, ठीक है,
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये तीनों हैं, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 87 है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन ए है विश्रामपुर का संत, ऑप्शन बी है राग दरबारी, ऑप्शन सी है आधा गांव, ऑप्शन डी है मैला आंचल। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न करता है ये। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? प्रश्न संख्या है 87। शिवपालगंज जो है श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का एक कस्बा है। ये शिवपालगंज जो है, एक मिनट, शिवपालगंज जो है ये राग दरबारी का श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है, राग दरबारी, ठीक है, उसी का एक कस्बा है, तो राग दरबारी का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवपालगंज राग दरबारी, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। देखिए काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? प्रश्न संख्या 88। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने हैं? 10 होते हैं। 10 कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, उदारता, अर्थ, व्यक्ति, कांति, इस तरह से 10 हो गए। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है आयोगवाह, ऑप्शन डी है संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है, ये हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 89। तो ये जो है क्या है? आयोगवाह है। क्या है? आयोगवाह है। अन और आह को क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या कितना, 89, हाँ, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है गीत नाट्य, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है प्रहसन। तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है और ये गीत नाट्य है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है विजय मोहन सिंह, ऑप्शन डी है गोपाल राय। तो 91, प्रश्न संख्या 91 का है डी है, क्या है? गोपाल राय। किसका है? गोपाल राय। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ये सारे क्वेश्चन PYQ प्रैक्टिस सेट में हम सभी किए हैं। चार ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी है रमेश कुंतल मेश। 92 का है रामचंद्र शुक्ल। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? प्रश्न संख्या 92, राइट आंसर ए। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? 93 प्रश्न है। ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 93। अज्ञेय का यात्रा वृतांत है शिखर से सागर तक। ये किसका है? अज्ञेय का यात्रा वृतांत है शिखर से सागर तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। 94 हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी है यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इनमें से ए और बी दोनों सही हैं। ए सही है और बी गलत है। ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों आंशिक सही हैं। इसमें हमको कारण, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, ये बताना है 94 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों आंशिक सही हैं, आंशिक सही है। डी पहली है धारणा रामचंद्र शुक्ल की है, दूसरी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पहली धारणा क्या है, किसकी है? ये तो शुक्ल की है। भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, शुक्ल की है। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इनमें से ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अब प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभाव ही रस का हेतु है। ऑप्शन ए है आंशिक रूप से सही है। ए गलत है। ए और दो दोनों सही हैं। सी देखते हैं, ए गलत है और दो आंशिक सही है। डी देखते हैं, ए सही है और दो आंशिक सही है। प्रश्न संख्या जो है 95, प्रश्न संख्या 95 का हो जाएगा डी। ए सही है और दो आंशिक सही है। ए सही है और दो आंशिक सही है। फिर से देख लेते हैं।
जो है विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, और दूसरा है विभाव ही रस का हेतु है। ठीक है, इसमें जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए सही है और दो आंशिक रूप से सही है। 96 नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। बी है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ऑप्शन ए है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। बी ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। सी ऑप्शन है ए आंशिक सही है, बी सही है। डी ऑप्शन है ए सही है और बी आंशिक सही है। ये प्रश्न कौन सा देख रहे हैं, 96, और 96 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 96 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ए सही है और बी आंशिक सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 97 देखते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवारदा लित्योत्तर, एंग्लो हिंदुस्तानी। कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। बी है इस्तवारदा लित्योत्तर एंग्लो हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु, विनोद। ठीक है, सी है शिव सिंह सरोज, इस्तवारदा लिटरेचर एंग्लो हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु, विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। डी है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवारदा लिटरेटिव एंग्लो हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु। इसमें हमको जो है क्या बताना है, हम सभी को इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। 97 का जो प्रश्न है ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाता है, इस्तवारदा लिटरेटिव एंग्लो हिंदुस्तानी, फिर शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रेशर्न का है, फिर आता है मिश्र बंधु, विनोद। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 98 है। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों में जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है। जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये छायावादी सभी कवि हैं, इनका क्रम से जन्म बताना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 98 देखिए, प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था। 1889 में। निराला का जो जन्म हुआ था 1897 में, और पंत का 1900 में। सभी को याद हो रहता है, ये भूलता ही नहीं है। और महादेवी वर्मा भी 1907 में हमेशा याद रहती हैं। तो सबसे पहले कौन आया, अब स्वयं देख लेते हैं। सबसे पहले प्रसाद आए, निराला आए, पंत आए, फिर महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत कहाँ है, प्रसाद है, निराला है, पंत है और महादेवी वर्मा है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो 98 है, 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 99 देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। ऑप्शन है गीत फरोश, युगवाणी, हरी घास पर क्षण भर, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन बी है कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, युगवाणी, गीत फरोश। ऑप्शन सी है हरी घास पर क्षण भर, कुकुरमुत्ता, युगवाणी, गीत फरोश। ऑप्शन डी है युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, गीत फरोश। ठीक है, 99 का जो प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है, हमको सही क्रम बताना है। ठीक है, 99 का तो देखते हैं। जो 99 का राइट है वो है डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे पहले युगवाणी है, फिर कुकुरमुत्ता है, फिर हरी घास पर क्षण भर, है ना, गीत फरोश। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 है। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे कवि हैं, छायावादी कवि हैं। ठीक है, अभी बताया गया इनका जन्म कब हुआ था, 1897 में। कब हुआ था, 1897 में। ठीक है, पंत का कब हुआ था, 1900 में। महादेवी का कब हुआ था, 1907 में। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, अप्सरा आता है। अप्सरा 1931 में होता है। अप्सरा क्या होता है, 1931 में। अलका 33 में होता है। अलका कहाँ है, अलका ये है, अलका 33 में होता है। अलका 33 में होता है। निरुपमा जो है होता है 36 में, प्रभावती 36 में। निरुपमा और प्रभावती ये दोनों 36 में होता है। तो हमारे ख्याल से यही राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें देखा और उन्हें सॉल्व
करने का पूरा प्रयास किया। एक क्वेश्चन रह गया है, जो वो क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी, बता दूँगी आपको। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था, डाउट लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बताया आप सभी को। बाकी जो है ये प्रैक्टिस सेट जब तक पेपर नहीं हो जाता है एस्टेट का, तब तक ये कराया जाएगा। जैसा कि अभी सूचना आई है कि 1 से लेकर के जो है फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में आपको ये बता दिया जाएगा कि हाँ कि आपका पेपर किस डेट को होगा, ये नोटिस आएगी। और जहाँ तक है जो हमारा पेपर होना है, ये 11 से लेकर के 20 तक या 21 तक ये जो है बीच में कभी भी किसी भी दिन पड़ सकता है। जैसा कि जानते हैं कि बिहार जो है बिहार स्टेट पेपर जो है ये बहुत टाइम नहीं लगाती है, बहुत जल्दी ही देती है ना, 10 दिन के अंदर में इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है एडमिट कार्ड आने के बाद। तो इस तरह से हम सभी प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन करेंगे जब तक जो है पेपर नहीं हो जाता है। और हाँ, ये देखने से आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किए जाते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इस प्रैक्टिस के माध्यम से ये जानकारी हम सभी को मिल गई है। तो कृपया आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और ये क्लास आज यहीं तक है, एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गई है। दूसरे दिन अब फिर हम एक दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित होंगे। ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले प्रैक्टिस सेट आपको सरलतापूर्वक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। और इसे शेयर भी कर दें अन्य मित्रों तक। और कमेंट करना ना भूलें, है ना। आपके कमेंट का मुझे प्रतिपल इंतज़ार रहता है। आप कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक है और अगले दिन मिलेंगे अब, तब तक के लिए धन्यवाद।